देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द विचार, मतलब कि वर्ड शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है शब्द विचार, लिखा हुआ है कि सार्थक वर्ण समूह को, सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक शब्द लिखते हैं मन। मन क्या है? एक शब्द है। और यहाँ पे बात हो रही है कि सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं, मतलब कि सार्थक वर्ण समूह को। जैसे मान लीजिए कि मन में 4 ध्वनियां छिपी हुई हैं, म प्लस अ प्लस न प्लस अ। मन में कितनी ध्वनियां छिपी हुई हैं? 4। 1 2 3 4। तो यह जब इसको जोड़ते हैं तो यह एक मन शब्द बनता है। तो मन का भी 2 अर्थ है। एक का होता है चित्त और एक मन का यहाँ पर हो जाएगा मात्र। मतलब कि वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पे लिखा है मन। मन की क्या है? शब्द। शब्द मतलब कि यह एक 4 ध्वनि से मिलकर जो एकदम सार्थक ध्वनि मिला हुआ है। म हलंत अ, न हलंत अ, क्या बना? मन। तो मन का 2 अर्थ यहाँ पे हो जाएगा। एक मन का हो जाएगा चित्त और दूसरे का हो जाएगा मात्रा। जैसे में हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं कि आप अपनी विचार से कुछ समझाइए या आप अपने चित्त से हमें कुछ बताइए, तो एक वो हो जाएगा। और एक हो जाएगा जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे देश में कोरोना महामारी चल रहा है, तो जिस वजह से सभी लोग परेशान हैं, तो भारत सरकार ने इस समस्या से उलझने के लिए गरीब को, मतलब भारत के हर व्यक्तियों को एक मदद राहत पैकेज दे रही है। इसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि भारत सरकार ने हर व्यक्ति को 1 मन अनाज दिए। 1 मन अनाज भारत सरकार ने दिया है। तो 1 मन अनाज मतलब गेहूं चावल सब हो सकते हैं। तो अब समझ में आया कि शब्द कहते किसे हैं? मन। मतलब कि वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मन। मन क्या है? शब्द है जो 4 ध्वनि से मिलकर बना है। म हलंत अ प्लस न हलंत अ, मन। इसका अर्थ क्या आता है? चित्त और मात्रा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ण समूह के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण समूह के 2 प्रकार होते हैं। पहला है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। तो सबसे पहले सार्थक के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है कि सार्थक ये एक निश्चित अर्थ को वहन करते हैं। ये एक निश्चित, जिसका जो एक शब्द हो जिसका एक निश्चित अर्थ हो, उसे सार्थक। सार्थक वर्ण समूह ही शब्द और भाषा को बनाते हैं। मतलब कि सार्थक वर्ण जो समूह होता है वही ही शब्द और भाषा का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कमल। तो कमल में एक सार्थक वर्ण का प्रयोग होगा। न कि अगर मान लीजिए कि कोई शब्द लिखते हैं कि ल क म, तो क्या यह सही है? यह गलत है। इसको सार्थक सही करेंगे तो यह बनेगा क म ल। ये क्या बन गया? एक सार्थक। अब आ रहा है निरर्थक। अब दोनों अर्थ निरर्थक। इसे लिखा हुआ है कि ये वर्ण समूह अर्थहीन होते हैं, जिसका अर्थ ही नहीं होता है। ये किसी सार्थक वर्ण समूह के लगकर ही भाषा में प्रयुक्त होते हैं, यानी भाषा में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि निरर्थक कभी भी आएगा तो सार्थक के बाद, मतलब कि सार्थक के साथ ही प्रयोग होगा, यह अकेले प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे इसे लिखा हुआ है पानी वानी, पानी वानी। इसे मतलब कि कोई एक शब्द का तुरंत दूसरा नहीं बोल देते हैं, वही बात यहाँ पे हो जाएगी। ये वर्ण समूह अर्थहीन होते हैं। ये किसी सार्थक वर्ण समूह की लगकर ही भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है वाणी, छक छक, वाय, चाय वाय। मतलब कि ऐसे शब्द ही हमारे निरर्थक कहलाते हैं। और यह कब प्रयोग है? सार्थक शब्द के साथ ही निरर्थक शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। शब्दों का वर्गीकरण
चार प्रकार से होता है। जो पहला लिखा हुआ है यहाँ पहले से कि एक नंबर उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद। 2 नंबर कह रहा है कि व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द भेद, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर शब्द भेद। 3rd नंबर कह रहा है तीसरा के अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। 4 नंबर कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, 4 नंबर प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। तो शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 4। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्द की रचना 4 प्रकार की होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द भेद। देखिए उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहला होता है तत्सम, तद्भव, देशज और एक होता है विदेश। उत्पत्ति अथवा रचना के, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द कितने भेद? 4। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेश। तो अब ये 4 होते हैं तो एक एक के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पहले तत्सम अध्ययन करेंगे, तद्भव, देशज और विदेश। देखिए जैसे अभी हम उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद हम लोग पढ़े हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेश। तो यहाँ पे लिखा हुआ है तत्सम और तद्भव। तो सबसे पहले तत्सम शब्द के बारे में जानते हैं। तो लिखा हुआ है कि तत्सम, तो देखिए तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम। तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। तत्सम 2 शब्द से मिलकर बना है, तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है समान। तो ये कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा शब्द, जैसे यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन का मतलब बदलाव, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो संस्कृत का शब्द है वो सेम टू सेम, मतलब कि वही शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग हो उसे तत्सम कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तत्सम, मतलब उसके समान प्रयुक्त हो, किसके? संस्कृत के समान प्रयुक्त हो उसे तत्सम कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्राम, तो ग्राम एक संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी होगा गांव। गृह एक संस्कृत शब्द, इसका हिंदी होगा घर। रात्रि का मतलब रात और गर्भ का मतलब होता है गधा। तो ये हमारा तत्सम शब्द कंप्लीट। अगर ना समझ में आए तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अब आइए तद्भव शब्द। अब देखिए तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, तद प्लस भव। देखिए लिखा हुआ है तद्भव, तद्भव भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। आइए जानते हैं कि तद जो लिखा है, तद का मतलब होता है उससे, अब भव का मतलब होता है उत्पन्न, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? तत्सम से उत्पन्न। तत्सम के मतलब कि संस्कृत से उत्पन्न। किससे तद्भव की उत्पत्ति हुई है? संस्कृत से। किससे? संस्कृत से। तो तद्भव का मतलब होता है उससे उत्पन्न। किससे? संस्कृत से। तब इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि संस्कृत के जो शब्द अपने परिवर्तन रूप के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कि बदलाव, परिवर्तन मतलब बदलाव रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे में गांव, तो अभी ग्राम का मतलब होता है गांव, तो ग्राम एक तत्सम शब्द हो जाएगा और गांव एक तद्भव शब्द हो जाएगा।
गृह एक हमारा तत्सम शब्द है और घर हमारा एक तद्भव शब्द है। रात एक तद्भव शब्द है और रात्रि एक तत्सम शब्द है। गधा एक तद्भव शब्द है और गर्दभ मतलब एक तत्सम शब्द है। तो आज हमारा अभी तद्भव और तत्सम शब्द पूरा हुआ। अगर ना समझ में आए तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है और तद्भव भी 2 शब्दों से मिला है। उसके समान, किसके? संस्कृत के समान। उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो इन दोनों में बस एक ही चीज कॉमन है, उसके समान और उससे उत्पन्न तद्भव और तत्सम होते हैं। हम 4 में से हम तद्भव तत्सम पढ़े हैं। अब देशज और विदेशज, विदेशी यानी विदेशज भाषा पढ़ेंगे। ठीक है, देशज भाषा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी देश, यानी जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से, जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जूता, लोटा, गाड़ी, छोरा, कौड़ी, भैंस, ठेला, रोटी, ये सारा शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अरे कहने का मतलब कि जो शब्द विदेश की विभिन्न बोलियों से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जूता, लोटा, गाड़ी, छोरा, कौड़ी, भैंस, ठेला, रोटी। अब आते हैं विदेशी शब्द, यानी विदेशज शब्द। विश्व की विभिन्न भाषाओं के जो शब्द हिंदी, विश्व के विभिन्न भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में स्वीकृत कर लिए गए हैं, विश्व के विभिन्न भाषाओं के जो शब्द हिंदी भाषा में स्वीकृत कर लिए गए हैं, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे मास्टर, स्कूल, कॉपी, डॉक्टर, राशन, मशीन आदि। मतलब कि जो दूसरे देश से भाषा है वो हम अपने देश में प्रयोग करते हैं, उसे विदेशी, और जो सब देश के विभिन्न बोलियों से लिया गया है उसे देशज शब्द कहते हैं। इसे आप सब यहाँ पे देख लीजिए।